इन रिस्पेक्ट ऑफ द साइंटिस्ट जिसने काम किया, तो इसका यूनिट बना दिया वोल्ट, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय वर्क का यूनिट जूल्स, चार्ज का यूनिट कूलम्स, सो जूल अपॉन कूलम्स गिव्स अस वोल्ट। और करंट फ्लो करता रहता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब तक दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ठीक है, फिर हमने ये डायग्राम तो आपको दिखा दिया था, ये भी दिखा दिया। फिर जो कंफ्यूजन है, पहले हमें पता ही नहीं था, एक एक वर्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, एंड डायरेक्शन बना दी हाई से लो की तरफ। बट बाद में जब एटम का स्ट्रक्चर समझ आया तो पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता नहीं, पॉजिटिव चार्ज के जो प्रोटॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर बंद रहते हैं, फ्लो कौन करता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उनका डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बट एज ए कन्वेंशन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लिया कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज चलता है। ठीक है, ये था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कितना चार्ज एक सेकेंड में फ्लो करेगा, दैट विल गिव अस करंट आई। करंट का सिंबल इज आई विच इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज का यूनिट क्या था, कूलम्स, टाइम का हमें पता है सेकेंड्स, सो कूलम अपॉन सेकेंड गिव्स अस द यूनिट ऑफ करंट विच इज नोन एज एम्पियर्स। तो किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में अगर समझ ना आए ना कि ये वोल्टेज है या पोटेंशियल है या करंट है या रेजिस्टेंस है, तो यूनिट देख लो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल फ्लो था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बट क्योंकि जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने कन्वेंशनली बना लिया कि पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, whereas positively charged particles move from positive to negative। और हम करंट की हमेशा यही डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, टू अवॉइड कंफ्यूजन। ये हमने कर लिया करंट का यूनिट, करंट की डेफिनेशन, और स्मॉलर यूनिट्स, एम्पियर बड़ा यूनिट है, मिली एम्पियर हो गया, माइक्रो एम्पियर हो गया। फिर आया ओम्स लॉ। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, रास्ते में उनको रेजिस्टेंस मिलती है। ठीक है, रेजिस्टेंस वो एटम से टकराते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो थोड़ा बहुत कोई ना कोई उनका रास्ता रोक रहा है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, रुकावट। सो करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे वाटर के लेवल्स में अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो पानी तेज बहेगा। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन लेवल्स। Similarly, rate of flow of charge, that is current, depends upon difference in the potential। जितना potential difference ज्यादा, current उतना ज्यादा रहेगा। और फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर हम कहते हैं कि कांस्टेंट रहनी चाहिए। कंडक्टर की लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चौड़ाई, मोटाई जिसको कहते हैं, और टेम्परेचर और मटेरियल, ये हमने ड्राइव किया था। मैंने आपको इसका एक निमोनिक भी बताया था, V इज इक्वल टू आई आर। हम पंजाबी में भाई को, बड़े भाई को वीर बोलते हैं, वीर। तो ये आपको याद रखना है, V जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज प्रोपोर्शनल टू आई एंड आर, इज इक्वल टू आई एंड आर। बिकॉज जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट फ्लो करेगा। I इज प्रोपोर्शनल टू V, I इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, इज इक्वल डाला तो एक K डल गया कांस्टेंट, और 1/K जो है R के बराबर है, तो ये बन गया IR इज इक्वल टू V। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको सीधे ही आ जाएगी। स्टेट ओम्स लॉ एंड डिराइव एन इक्वेशन फॉर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बन जाएगा V/I। फिर रेजिस्टेंस के यूनिट, ओम ने दिया था फॉर्मूला, तो रेजिस्टेंस के यूनिट रख दिया ओम। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस 1 ओम थी, 1 ओम।
resistance of 1 ohm is if 1 ampere current flows through a conductor on application of 1 volt potential difference. Then we say that resistance is 1 ohm, V upon I. Again same, ये हमने किया था लास्ट में आकर कि सब हम कहते हैं ना फिजिकल नेचर रिमेन्स कांस्टेंट. एक मटेरियल की एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, किसी की ज्यादा रेजिस्टेंस है, किसी की कम है. तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करती है? लेंथ. जितनी लेंथ ज्यादा होगी वायर की उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है. और जितनी ब्रेड्थ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी. सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली टू लेंथ एंड इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू डालेंगे, ये रो डाल देंगे. रो इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रोधकता. रेजिस्टेंस इज रोध, रुकावट है कितनी, और रेजिस्टिविटी किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल में रोकने की कितनी को ताकत है, रेजिस्टिविटी रो. तो अब यहां से हम रो कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंपल मैथमेटिक्स, आर इधर है, जब रो कैलकुलेट करना है तो ए ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा. तो रेजिस्टिविटी क्या बनेगी? आर ए अपॉन एल. स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी की कम होती है, जिसकी रेजिस्टिविटी या रोधकता या रोकने की शक्ति कम होगी वो ज्यादा करंट को जाने देगा. आप समझ रहे हो बेटे? जिस भी मटेरियल की करंट को रोकने की शक्ति यानी कि रो और रेजिस्टिविटी कम होगी, लेस होगी, उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा क्योंकि रोकने वाला ही वीक है. ठीक है, रुकावट कम है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, चार्ज ज्यादा फ्लो होगा, राइट. तो उन लोगों को, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स, जिनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है. उनमें इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेजी से चलते हैं. इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज फास्ट चलता है और वो पावर को कैरी करते हैं. इनमें करंट फ्लो करता है. कंडक्ट करना, जिसमें करंट फ्लो करे, जो करंट को, चार्ज को जाने दें, रोके नहीं, कम रोके, दे आर कंडक्टर्स. इससे हम वायर्स बनाते हैं अपनी, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं. कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है. एल्यूमिनियम इज, आप अपनी कभी भी वायर देखोगे ना, अगर खोल के, जो बिजली की तार कोई पुरानी पड़ी हो, उसको ऊपर से प्लास्टिक उतार के देखना, अंदर फिर कॉपर की आपको रेड रेड ऐसे वायर्स नजर आएंगे, ऐसे जैसे ये है. उनको ऐसे आपस में वो किया होता है, स्पाइरल वाइंड किया होता है, और ऊपर ये प्लास्टिक का चढ़ाया होता है. क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हमें करंट लग जाए. हम कॉपर को सीधा तो नहीं पकड़ेंगे जब चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट लगेगा हमें. उसके ऊपर कोई ना कोई इंसुलेटर, इंसुलेट करने के लिए, हमें करंट से बचाने के लिए इंसुलेटर वो है जो करंट को फ्लो नहीं होने देते, जैसे कि रबर, जैसे कि वुड, ग्लास, दे आर इंसुलेटर्स. इनमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा. सिंपल, ठीक है. तो कंडक्टर और इंसुलेटर के डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडक्टर में ज्यादा करंट फ्लो करता है क्योंकि रेजिस्टेंस कम है. इंसुलेटर में कम करंट फ्लो करता है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है. और एग्जांपल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इधर रबर, वुड, ग्लास, ये फ्लो के लिए है क्योंकि बिजली, हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमें बाहर जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल है वहां से अपने घर तक लानी, तो फ्लो करेगी तभी आएगी ना. और इधर हमें रोकना है कि करंट हर किसी को ना लग जाए जो भी तार को टच करे, इसलिए उसे ऊपर से इंसुलेटेड मटेरियल हो. अब हम चलते हैं आगे. इतना क्लियर है सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटे? नो मैम. नो मैम. ओके. अच्छा, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. द कॉन्टिन्यूअस पाथ. कॉन्टिन्यूअस पाथ बना किस चीज का है? वायर्स का बना हुआ है. अगर हमारी वायर कहीं ब्रेक हो जाए तो हमारा अप्लायंस चलना बंद हो जाता है. सपोज आप मिक्सर चला रहे हो, अगर वायर बीच में टूट जाए थोड़ी सी तो मिक्सर नहीं चलता ना. तो कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर्स. और वायर्स कनेक्ट कहाँ हुई है? टू द टू एंड्स ऑफ ए सेल.
and other resistances is called an electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट वो रास्ता है जो कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू बना हुआ है और उसमें बीच बीच हमने रेजिस्टेंसेस लगाई हुई है, रेजिस्टेंसेस. दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. स्विच भी लगाया जिसको की बोलते हैं, सेल भी लगाया बिकॉज सेल विल प्रोवाइड यू द पोटेंशियल डिफरेंस. ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तभी करंट फ्लो करेगा. इट इज डिपिक्टेड बाय ए फिगर. इस पाथ को हम एक फिगर में दिखाते हैं जिसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम. इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बना, उसका फिगर बना दिया तो डायग्राम बन गया. इस डायग्राम में हर चीज के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, आर यूज्ड फॉर ईच कंपोनेंट. और आपको ये सिंबल ना हर वक्त पता होने चाहिए. ये देखो, ये आपकी बुक में बना हुआ है, वहीं से लिया मैंने डायग्राम. जो इलेक्ट्रिक सेल है, ऐसा सेल देखा है ना आपने, कौन है, रख दे बेटे इतने. आपने ऐसा सेल देखा है? यस मैम. सबने देखा हुआ है ऐसा सेल? हाँ, तो उसमें देखो पॉजिटिव और नेगेटिव. नहीं देखा ऐसा सेल आपने? हेलो, कोई बच्चा है जिसने ये वाला सेल ना देखा हो जिंदगी में? देखा है मैम, बेटा एवरीडे टॉर्च यूज होता है वो. हाँ, एवरीडे यूज होता है. तो जब हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में शो करना है ना कि ये सेल है, तो हमने बस ऐसा सेल बनाने की जरूरत नहीं, हमने ये सिंबल बना देना है. एक बड़े वाला हाई पोटेंशियल वाली बड़ी लाइन जिसको हमने प्लस लिख देना है, और एक लो पोटेंशियल वाली छोटी लाइन जिसको हमने माइनस लिख देना है. तो ये सेल का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस. ये जो लाइनें हैं ना, दीज लाइंस आर वायर्स, कंडक्टिंग वायर्स है ये. ठीक है, तो अक्रॉस द वायर्स पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? सेल. और अगर हम 3, 4, 5, 10 सेल इकट्ठे कर लें तो वो बन जाएगी बैटरी. बैटरी इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी सेल्स. तो इसके लिए हम 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, जनरली हम 3 तक दिखाते हैं. कर हम कितने भी यूज सकते हैं, बट सिंबल है ना, जस्ट डिपिक्ट करना है. वहां ये थोड़ी कि पूरा पेपर के 3 घंटे हम सेल ही बनाते रहेंगे. हमें फटाफट ये 3 लाइनें बनानी है और इट बिकम्स ए बैटरी, कलेक्शन ऑफ सेल्स. व्हाट इज ए बैटरी? इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेल, और इसका सिंबल ये है. ये ज्यादा हमारे आपके इस लेवल पे यूज नहीं होगा. ओपन टैप की और प्लग की, ये की के लिए ये सिंबल है. ये खुला है, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है. जैसे कि स्विच अभी ऑफ है, जब इसको दबा देंगे, क्लोज कर देंगे की को, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. तो ये 2 सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन भी आ सकता है. ये ओपन की है यानी कि स्विच ऑफ है, ये क्लोज्ड की है. क्लोज्ड की मैंने, हमने इसको बंद कर दिया और ये भी वायर बन गई, ये भी लाइट कंडक्ट करने लगी. अब यहाँ सर्किट टूट रहा था ना, ओपन थी ये की, जब इसको क्लोज कर दिया तो सर्किट कंप्लीट हो गया. ये वायर्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये जो 2 वायर क्रॉस करें ऐसे दिखाते हैं. ये लाइट बल्ब है, और आप कभी बल्ब उठा के देखोगे ना, उसके अंदर आपको ऐसे एलिमेंट नजर आएगा. तो बल्ब का सिंबल ये एलिमेंट है ऐसे. ठीक है, दिस एलिमेंट इज सिंबल ट्रांसपेरेंट वाला लेता है ना, ग्लास वाला, उसके अंदर रहता है वो. हाँ, उसके अंदर ये देखते हो ना, तो सिंबल में हम ऐसे जब दिखाएं उसका मतलब है कि लाइट बल्ब है. ये दोबारा आ गया. रेजिस्टेंस ऐसी होती है, जब आप फिजिक्स में प्रैक्टिकल करोगे ना 11th या 12th क्लास में, कई स्कूलों में अभी जूनियर लेवल पे भी आपको दिखाएंगे. रेजिस्टेंस ऐसी होती है, और इसको हम ये ऐसे इसलिए दिखाया ना कि प्लेन वायर ऐसे थे जिसमें करंट चल रहा था. ठीक है, रेजिस्टेंस का मीनिंग है रोकने वाला. ये सड़क उबड़ खाबड़ हो गई, सड़क स्मूथ नहीं है, ये रोड स्मूथ नहीं रही. अब वायर जो है ऊंची नीची हो गई और उससे रुकावट होगी, रेजिस्टेंस होगी. तो रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे है. ठीक है, ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस. ये एरो डाल दो तो रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस. फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस. एम मीटर, एम्पियर को नापने वाला, एम्पियर को मीटर करना मतलब मेजर करने वाला. एम मीटर यानी कि करंट हम देखेंगे कितना, तो एम मीटर लगा देंगे. वोल्ट मीटर, वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. हमने देखना है कि अक्रॉस द 2 एंड्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना है,
तो हम वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये एमीटर का सिंबल ए से, वोल्ट मीटर का सिंबल वी से। ठीक है, तो इसमें वैसे तो आपको सारे ही आने चाहिए, बट जो आपको मस्ट नो है, जो बिल्कुल पता होने चाहिए, एक तो सेल, सेल का सिंबल ऐसे, ओपन की, क्लोज्ड की, बल्ब, ठीक है, रेजिस्टेंस ये, एंड एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये तो हर सर्किट में होते हैं। ठीक है, अभी एक सर्किट डायग्राम की एग्जांपल देखो। ये इलेक्ट्रिक सेल था, हमने प्लस और माइनस बना दिया, करंट प्लस से फ्लो करना शुरू करेगा, यहां एमीटर लगा दिया नापने के लिए कितना करंट फ्लो कर रहा है। फिर ये रेजिस्टेंस लगा दी, और रेजिस्टेंस के पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल है ना आपस में, रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया वोल्टेज देखने के लिए, क्योंकि जब रेजिस्टेंस होगी तो इधर और इधर वोल्टेज का फर्क हो जाएगा, फिर ये इस तरफ आएगा करंट। व्हाट फ्लोज इन द वायर इज करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, चार्ज इज फ्लोइंग, किस रेट पे फ्लो कर रहा है उसे हम करंट बोल देते हैं। तो ये जो सिंबल है, पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रहा है सारा एरो हमारा, ये पॉजिटिव से करंट नेगेटिव को जा रहा है। ठीक है, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स इधर को जा रहे हैं, वो हम नहीं दिखाते। सर्किट डायग्राम में हम हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाते हैं। अच्छा, अभी ये देखो, एमीटर इलेक्ट्रिक सेल के साथ, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक के साथ एक चीज लगी है तो हम सीरीज, जैसे हम आप रिसेस में खेलते होगे, खेलते हो? यस मैम। तो कई बार हम क्या करते हैं, 5 6 7 बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, तो जो बच्चा स्टूडेंट नंबर 1 है वो उसका हाथ नंबर 2 पकड़ लेता है, और दूसरा हाथ इधर से लास्ट बच्चा, एक लाइन बना लेते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक गोल चक्कर बना लेते हैं ना हम। यस मैम। तो ये देखो, सेल का ये वाला हाथ, प्लस वाला हाथ, ये एमीटर ने पकड़ रखा है। ठीक है, एमीटर का ये माइनस वाला हाथ रेजिस्टेंस ने पकड़ रखा है, रेजिस्टेंस का माइनस वाला हाथ ये की ने पकड़ रखा है, और की का दूसरा हाथ फिर सेल को आ गया। ऐसे ही गोल चक्कर नहीं बना लेते एक दूसरे के हाथ पकड़ के, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है, यस मैम। उसको कहते हैं सीरीज बन गई, वन आफ्टर द अदर, सीरीज। और जब 3 लोग अपना राइट हैंड पकड़ लें और वही तीनों अपना लेफ्ट हैंड पकड़ लें, लाइन बना ले और सब अपना, सबके राइट हैंड एक तरफ, सबके लेफ्ट हैंड एक तरफ, उसको कह देते हैं पैरेलल। दो दो पोजीशन आपको समझ आ रही? यस मैम। ये देखो, रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर पैरेलल में है, इन दोनों के ये वाले एंड भी जुड़े हुए हैं और इन दोनों के ये वाले एंड भी जुड़े हैं, जबकि सेल, एमीटर, रेजिस्टेंस, की, दे आर इन सीरीज, एक के बाद एक। एक का, ये जो एमीटर को देखो, इसने एक तरफ से सेल को जुड़ा, दूसरी तरफ रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस आगे फिर की को, की आगे फिर दोबारा सेल को, ये सारे सीरीज में है। जबकि वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, इन दोनों के एंड्स जुड़े हुए हैं। इसकी और डिटेल करेंगे। तो ये एक सर्किट डायग्राम की एग्जांपल है, सारे सिंबल देख लो। एमीटर में इसमें आप ए भी लिख सकते हो, इसमें वी लिख सकते हो। एमीटर और वोल्ट मीटर ये दो हैं। एमीटर हमेशा ही सीरीज में लगाना है और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाना है। ऐसा क्यों है ये हम अगली क्लासेस में करेंगे, अभी आपको जरूरत नहीं। ये फिर दोबारा दिखा दिया, सेल ऐसा रहता है। ये बैटरी देखिए, इन्वर्टर की बैटरी होती है, ये भी जरूर देखी होगी आप लोगों ने। इसका सिंबल ऐसे 2 3 सेल इकट्ठे। एमीटर जब आप लैब में देखोगे ऐसा नजर आएगा, बट सिंबल इसका ऐसे। वोल्ट मीटर ये वी लिखा है ऐसे नजर आएगा, और इसका सिंबल ऐसे। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टर बोल देते हैं वो वायर जिसमें रेजिस्टेंस हो।
नॉर्मली तो वायर कंडक्टर की बनी हुई है ना, लेकिन ऐसे मटेरियल की वायर बनानी है जिसमें रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो उनको हम रेजिस्टर बोल देते हैं, रेजिस्टेंस वाली वायर को रेजिस्टर बोल देते हैं। अब ये देखो, ये आपका सेल है ई, ये की हो गई, अभी खुली है, जब इसको प्रेस करेंगे क्लोज कर देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, समझ आई। सीरीज में लगा दिया एमीटर, फिर ये लगा दिया रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, उसके आगे दूसरी, उसके आगे तीसरी, दीज रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, रेजिस्टर्स, हेडिंग देखो, रेजिस्टर्स इन सीरीज, एक के बाद एक, पहला उसका हाथ दूसरे ने पकड़ लिया, उसका दूसरा हाथ नेक्स्ट ने पकड़ लिया, और उसने सेल की तरफ हाथ पकड़ लिया, एक के बाद एक लाइन बनाई हुई है। जबकि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ऐसे समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। यस मैम। तो when we connect resistors in series, when we connect resistors in series, यानी कि one after the other, तब क्या होता है, they follow one after the other in a single line, ऐसे ही नजर आ रहे हैं ना, they follow one after the other in a single line, एक ही लाइन में है सारे रेजिस्टर, the same current flows through each resistor, I सेम रहेगा, जब भी सीरीज में लगा है तो I सेम रहेगा, सेम करंट, द वैल्यू ऑफ करंट इज I एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज V। ये दो पॉइंट देखो, C और D, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका था, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस था V, तो इस साइड पे नेगेटिव दी वैल्यू इसने D, इस साइड पे इसने C वैल्यू दी, और दोनों का डिफरेंस बन गया V। अब आप देखो, जब रेजिस्टेंस R1 है, करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज इक्वल टू I, वही करंट यहां से जाएगा, वही करंट I यहां से जाएगा। तो जब हम रेजिस्टर्स सीरीज में लगाते हैं, एक लाइन में लगाते हैं, वन आफ्टर द अदर लगा देते हैं, तो उनमें सेम करंट फ्लो करता है, बट फिर वोल्टेज देखो, रेजिस्टेंस अलग अलग है, करंट सेम है, तो वोल्टेज भी अलग अलग होगी ना, V इज इक्वल टू आई आर रहता है, अगर I को सेम रहना है, R चेंज होगा तो V को भी चेंज होना पड़ेगा, आप समझ रहे हो बेटे, समझ रहे हो, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अगर I को कांस्टेंट रहना है और R चेंज हो रहा है, तो V को भी चेंज होना पड़ेगा, तो यहाँ पे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस V2, अगर यहाँ पे लगाएंगे वो आएगा V3, और जब तीनों का टोटल करेंगे तो वो बन जाएगा V। The same current flows through each resistor. The value of current is I. Potential difference between C and D, total potential difference is V. तो V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रेजिस्टर्स का है, तो हम ये डेरिवेशन लगाएंगे, V इज इक्वल टू, सॉरी, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस 1 V1, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर 2 V2, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर 3 V3। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह हम लिख दें आई आर एस, एस का मतलब है सीरीज में लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन पहले रेजिस्टर की, आई आर टू, ये V2 बन गया, आई आर टू, V3 बन गया आई आर थ्री, ठीक है। अब इन तीनों में से हम I कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारी अगली लाइन क्या बनेगी, आई आर एस इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि I तो सेम है, दोनों तरफ I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर n नंबर, n कितना भी हो सकता है, अगर 100 रजिस्टर लगाएं तो ये R3 R4 R5 R5 सब ऐड होते जाएंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, जब सीरीज में लगते हैं रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, R1 प्लस R2 प्लस R3।
ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इफ 3 resistors आर ज्वाइंट वन आफ्टर द अदर। वन आफ्टर द अदर से आपको समझ क्या लग रहा है? एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इकट्ठे एक लाइन में, तो इनकी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। वाई? क्योंकि जब ये सीरीज में लगे हैं, जो जो चीजें सीरीज में लगी हैं उनमें सेम करंट फ्लो करता है। R1 और R2 का करंट I है, इसकी वोल्टेज R1 तो इसकी वोल्टेज, इसकी रेजिस्टेंस R1 है तो वोल्टेज V1 हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस R2 तो इसकी वोल्टेज V2, इसकी वोल्टेज V3, तीनों को ऐड कर दो। VS भी लिख सकते हो, V अकेला भी लिख सकते हो, इज 1 2 3 ऐड हो गए। फिर V इज इक्वल टू IR भर दिया, IRS, IR1, IR2, IR3, I कॉमन निकाला, I से I कैंसिल हो गया दोनों तरफ, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में ऐड करें, सीरीज में लगाएं सर्किट में, तो उनकी रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है। जब भी कोई चीज ऐड हो तो वो बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है बच्चे? यस मैम। ठीक है, चलो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? वी कैन कंबाइन द रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ये देखो, ये ई था सेल, ये की क्लोज्ड ऐसे दिखाई है, सिंबल ऐसे ही है ना। अब ये कंप्लीट कर दिया सर्किट। अगर ये सेंटर वाला डॉट नहीं होता तो ओपन की होती। अब ये की क्लोज्ड, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और अब ये देखो, ये रेजिस्टेंसेस है R1, R2 एंड R3। थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया, R2 यहां आना, R1 ये R2 ये R3। ठीक है, अभी देखो करंट I फ्लो कर रहा था यहां, यहां भी करंट I था, यहां आ गया करंट I, और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज इन पैरेलल। अब ये सीरीज से डिफरेंट लग रहा है ना आपको? R1, R2 और R3 तीनों का इधर कनेक्ट किया हुआ है और तीनों का इधर। अगर 3 बच्चे लाइन में खड़े हो जाएं, राइट हैंड भी तीनों एक दूसरे का पकड़ लें, लेफ्ट हैंड भी तीनों पकड़ लें, तो वो पैरेलल में हो गए। ठीक है, उनकी बैक्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी ना। ये बच्चा ए खड़ा है, इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये दूसरा बच्चा इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तीसरे बच्चे का लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तीनों ने लेफ्ट हैंड पकड़ लिए एक दूसरे के, तीनों ने राइट हैंड पकड़ ली, तो इनकी जो बैक्स हैं एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगी ना। समझ लगी? यस मैम। ये ऐसे था, यस मैम। एक का लेफ्ट दूसरे का राइट, फिर अगले का लेफ्ट अगले का राइट, ये सीरीज था, एक के बाद एक। ये पैरेलल है, एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हैं, एक एंड पे वायर क्लोज हो गई, दूसरे एंड पे वायर अटैच हो गई। और वोल्ट मीटर तो हमेशा रेजिस्टर के पैरेलल में लगता है, ये वोल्ट मीटर लग गया। अच्छा, सी और डी पॉइंट के, सी और डी पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितनी है? V, पोटेंशियल डिफरेंस इज V। अभी देखो करंट यहां से चला सेल से, ये डायरेक्शन, ये यहां आके करंट को 3 रास्ते मिल गए, 3 वायर्स मिल गई। सॉरी, I1 करंट इधर जाएगा R1 के पास, I2 करंट R2 के पास जाएगा, और I3 करंट R3 के। 3 रास्ते मिल गए ना करंट को। So I1, I2 and I3 is the current flowing through the resistors. Voltage across, यहाँ पे ये तीनों C को कनेक्टेड है, ये तीनों ही D को कनेक्टेड है, तो तीनों की वोल्टेज रहेगी सेम, विच इज इक्वल टू V। ये बात समझ आ रही है देख के? R1, R2 और R3 तीनों C को भी जुड़े हुए हैं और तीनों D को भी जुड़े हुए हैं, तो इनके क्रॉस वोल्टेज सबके क्रॉस सेम रहेगी, V। Resistors are said to be connected in parallel when their ends are connected at both sides. When their ends, मैम ये वो ये रेजिस्टर्स ये इन सीरीज का वो फॉर्मूलाज वाली स्लाइड ओपन कीजिए ना।
इसके पहले वाली ये ये वाला। बेटे आपकी बुक में दिया हुआ है सारा बहुत अच्छे से, मैंने वहीं से लिया है इस क्लास में, बिकॉज क्लास का टाइम बहुत कम रहता है, तो हमें कंसंट्रेट करना है कि समझ आ जाए बात, ठीक है। नोट करने पे जोर मत दो, इट इज रिटन इन योर बुक। मेरी क्लास के बाद जब आप अपनी बुक खोल के पढ़ोगे आपको सारी बात समझ आएगी, ठीक है। Okay. आपको इस इक्वेशन से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि ये देखो, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग है, ये अलग अलग पॉइंट से, ये सी से जुड़ा है, ये वाला रेजिस्टर डी से तो जुड़ा नहीं, ये वाला ना सी से जुड़ा है ना डी से जुड़ा है, ये सिर्फ डी से जुड़ा हुआ है, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग है, बट करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है, करंट जो यहां से चला था एक ही वायर में जा रहा है ऐसे, तो करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग हो जाती है जब सीरीज में है। लेकिन जब ये पैरेलल में लगे हुए हैं, आप देखो करंट को 3 रास्ते मिल गए, I1 इधर चला गया, I2 थोड़ा सा इधर को चला गया, बचा खुचा जो है वो इधर को I3 आ गया, ठीक है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टर सी को भी लगे हुए हैं, तीनों डी को भी लगे हुए हैं, तो वोल्टेज सबकी सेम रहेगी। अब हम इसको सेम, resistors are said to be connected in parallel when their ends are connected at both sides. पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा ना सी और डी का, तो तीनों रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V, और जो करंट टोटल फ्लो कर रहा था वो 3 में डिवाइड हो गया, I करंट था, I1 I2 I3, तीनों को ऐड करेंगे तो I बन जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। लेट RP, P फॉर पैरेलल इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो बन रही है तीनों रेजिस्टर की RP बन रही है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो हमारा फॉर्मूला ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू IR, तो I क्या बना V अपॉन RP, टोटल I इज इक्वल टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RP। I1 कितना बना V अपॉन R1, V तो सेम ही रह रहा है ना, I2 कितना बना V अपॉन R2, I3 कितना बना V अपॉन R3। अब टोटल कर दो, ये टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब V कॉमन निकाल लो, इसमें भी V कॉमन निकाल लो, तो ये बन गया 1 अपॉन, और V कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो है कम हो जाती है, बिकॉज इट इज द सम टोटल ऑफ रेसिप्रोकल्स, उल्टा करके 1 अपॉन सीरीज में क्या था R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में क्या है, एक पंजाबी का और वर्ड है आपको निमोनिक बताती हूँ, पुट्ठा। पुट्ठा वर्ड समझते हैं, आपने कभी वर्ड सुना पुट्ठा? अच्छा, अगर नहीं उल्टा वर्ड सुना, उल्टा? यस मैम, हाँ जी, सुना वो है। सीरियल नहीं आता, पता नहीं किसका उल्टा चश्मा आता है ना, एक सीरियल सा, मैम क्या सुना, क्या नाम है उसका? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, तारक मेहता, भूल गया था मुझे। उल्टा, उल्टा मीन्स रिवर्स, नीचे, पंजाबी में पुट्ठा कह देते हैं, उल्टा को पुट्ठा कहते हैं पंजाबी में, पुट्ठा। तो अच्छा, पैरेलल P से पुट्ठा या उल्टा भी P से, तो इसको उल्टा करके ऐड करना है जब पैरेलल में लगा है। सीरीज S से, सीधा वर्ड तो सुना ही होगा, वो बड़ा सीधा साधा है, तो इनको सीधे सीधे ऐड कर देना है। जब रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं, बेचारे रेजिस्टर कुछ नहीं कह रही है, सीधे सीधे लगे हैं एक के साथ एक, सीधे सीधे, तो इनकी रेजिस्टेंस सीधी सीधी ऐड हो जाएगी, आंसर जो निकलेगा सीधे ऐड होंगे। जबकि पैरेलल में लगे हैं, P से पैरेलल, P से पुट्ठा, पुट्ठा मीन्स तारक मेहता का उल्टा, उल्टा चश्मा। जैसे सलमान खान पीठ के पीछे, पीठ से पुट्ठा कर देते हैं हमारे ना, पीठ तो समझते हो ना, बैक, सलमान खान बैक पे चश्मा नहीं लगाता अपने मूवीज में, तो वो उल्टा चश्मा होता है, सलमान खान का उल्टा चश्मा।
तो जब पैरेलल में लगे हैं रेजिस्टर तो उनको उल्टा करके ऐड करना है। 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समझने की बात है और ये डेरिवेशन है, आपकी बुक में दी हुई है। समझना यहां से है सर्किट डायग्राम से कि एक करंट यहां से चला, यहां आकर इसको 3 रास्ते मिले, I1 इधर चला गया, I2 इस वायर में आ गया और I3 इस वायर में आ गया, एंड फिर ये सारे इकट्ठे हो गए यहाँ आकर, फिर I बन गया और इधर चला गया। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I इज इक्वल टू V अपॉन RP, I1 is equal to V upon R1, I2 is V upon R2, I3 is V upon R3। तो इनको ऐड कर देंगे, V कॉमन निकालेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर V is equal to IR होगा तो I is equal to V upon R ही होगा ना, उस हिसाब से R नीचे चला जाएगा, उठा हो जाएगा। और जो टोटल रेजिस्टेंस है, व्हेन रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस इज लेस, क्योंकि उल्टा होके ऐड हुई। ये देखो, ये 3 बल्ब सीरीज में लगे, सेम सीरीज में जब होते सेम करंट फ्लोज थ्रू देम। ठीक है बेटे। तो अगर सपोज अगर हम घर में अपने बल्ब सीरीज में लगा दें, ये फर्स्ट रूम का बल्ब है, ये हमारे ड्राइंग रूम का बल्ब है, ये हमारी किचन का बल्ब है, और ये हमारे मीटर को लगे। अब देखो यहाँ पे बैटरी बनाई है, दिस इज नॉट ए सेल, 2 बनाए हैं ना, दिस इज ए बैटरी। अगर हमारे इन्वर्टर में या जो हमारा मेन मीटर है जहां पे वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, और ये की है, अभी ओपन है, इसको क्लोज करें। सपोज करो आपके ये बेडरूम वाला बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो ये सर्किट तो यहीं पे ब्रेक हो गया। अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो घर के सारे बल्ब जो सीरीज में लगे सारे बंद हो जाएंगे। यहां भी करंट नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, बिकॉज एक ही रास्ता तो मिल रहा था करंट को, पहले रास्ते में यहाँ ब्लॉक हो गया, ये फ्यूज हो गया बल्ब, ये वायर, इसका एलिमेंट टूट गया। जब कभी फ्यूज बल्ब हो जाए ना घर में, उसको देखने की कोशिश करना, ये जो अंदर ब्रीक सा एलिमेंट बना है ना, ये ब्रेक हुआ होता है, हवा में उड़ रही होती है ये ब्रीक वाली वायर्स। तो सर्किट ब्रेक हो गया, करंट यहाँ आएगा ही नहीं, सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। ये फ्यूज नहीं हुए बट फिर भी ये चलेंगे नहीं। तो हम घर में कभी भी जो अलग अलग अप्लायंसेज हैं उनको सीरीज में नहीं लगाते, सीरीज में नहीं लगाते। उससे क्या होगा, एक बल्ब फ्यूज हुआ तो सारे ही बंद हो जाएंगे। हम अप्लायंसेज को, ये तो बल्ब तो सिर्फ शो कर रहे हैं ना, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं ना, अलग अलग रूम्स के जो हमारे स्विच हैं, उनसे हम अलग अलग चीजें चलाते हैं, उनको हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। अब क्या है, सबका एक एंड, तीनों का एक एंड इधर जुड़ा हुआ है, तीनों का दूसरा एंड इधर जुड़ा हुआ, दे आर इन पैरेलल, राइट। ये एक दूसरे के साथ तो नहीं जुड़े हुए ना, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तीनों अप्लायंस, तीनों बल्ब सी को भी जुड़े हैं, तीनों डी को भी जुड़े हुए हैं। अब इनमें अलग अलग करंट आते हैं। आपकी प्रेस अलग करंट से चलती है, आपका कह लो जो मोबाइल का चार्जर है वो बहुत थोड़े करंट से चल जाता है। घर में देखा कभी जहां एसी लगा हो या जहां हम कपड़े प्रेस करते हैं, वो बड़े बड़े प्लग होते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा करंट जाना होता है। जिस चीज में थोड़ा करंट बहुत कम जाना है वो तो हम नॉर्मल प्लग में लगा देते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल का चार्जर। ठीक है, तो अगर ये बल्ब फ्यूज होगा, सपोज पहले वाला बल्ब फ्यूज हो गया, तो सेकंड वाला तो चलता रहेगा। क्यों, इसकी तो सप्लाई यहां से अलग आ रही, ये वायर जा रही, ये टूट भी गया सर्किट, ये सर्किट टूट जाएगा। पहला बल्ब फ्यूज हुआ, ये सर्किट टूट गया, बट यहां से करंट आ रहा है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये चलेगा, जाएगा, यहाँ जाएगा, ये चलेगा। तो हम घर में जो अलग अलग अप्लायंसेस हैं, सारी जो होती है वो पैरेलल में होती है, सीरीज में नहीं होती। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मतलब सीरीज में अगर एक बल्ब ब्रेक मतलब खराब हो जाता है या फिर उसका फ्यूज चला जाता है, मतलब तो फिर उसके साथ
जितने भी बल्ब्स होते हैं वो सभी ऑफ हो जाते हैं वो सब बंद हो जाएंगे ना, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और हमारे करंट के लिए एक ही अगर वायर में चलेगा एक ही रास्ता मिल रहा था ना। कोई बंद होगा, बाकी के चालू रहेंगे। नहीं, हाँ, पैरेलल में सिर्फ यही बंद होगा जो फ्यूज हुआ है, बाकी के चालू रहेंगे। अच्छा। इसलिए हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस के फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं। सिंगल पाथ, इफ वन बल्ब ब्रेक्स होल सर्किट डाइज, पूरा सर्किट ही खत्म हो गया, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है। तो ये ब्रांचिंग पाथ्स हैं, ब्रांचेस हैं। किसमें यूज होता है? हाँ जी, तो फिर सीरीज किस में यूज होता है? सीरीज बेटे, ये देखो ना, बैटरी से स्विच तक सीरीज है, ठीक है। एमीटर अगर कहीं लगेगा सीरीज में लगेगा, बट जो अप्लायंसेस हैं घर के बाकी के, वो सारे पैरेलल में लगेंगे। अच्छा। अगर आप अपने घर का मीटर देखोगे ना, मीटर जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है, हाथ मत लगाना किसी भी वायर को, बट अगर देखोगे आपको 3 कलर्स की नजर आएंगी। एक रेड होगी, लाइव रेड में खतरा होता है ना, डेंजर। जब आप चौक में जाते हो, ड्राइव करते हो, रेड लाइट होती है तो रुक जाते हो ना, खतरा। ये जो है ये मेन सप्लाई है, इसमें 220 वोल्ट का करंट रहता है, ब्रिंग्स अ करंट इनटू हाउस एंड एट ए हाई पोटेंशियल 220। दूसरी वायर है ये ब्लैक या ब्लू, न्यूट्रल, ये 0 पे रहती है। तो ये प्लस है, हमारे मीटर का जैसे सेल का या बैटरी का ये प्लस है जो हाई वोल्टेज पे है 220 पे, ये माइनस है 0 पे, ठीक है, लो पोटेंशियल पे। अगर एक पोटेंशियल हाई होगा, एक लो होगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा, नहीं तो फ्लो करेगा ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना है ना। तो ये सेल का प्लस हो गया जैसे, और ये सेल का माइनस। लाइव वायर बोलते हैं रेड को, 0 वाली को बोलते हैं न्यूट्रल। ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। एक होती है अर्थ वायर, ये ग्रीन, ये सेफ्टी है, ये ग्राउंड में कनेक्ट होती है, और ताकि इट इज टू प्रिवेंट फेटल शॉक्स इफ एन अप्लायंस माल फंक्शंस। कई बार क्या होता है, हमारी कोई चीज खराब हो जाती है, कोई अप्लायंस, सपोज कई बार कहते हैं ना, मिक्सी को हाथ लगाया और करंट लग गया, टीवी को हाथ लगाया करंट लग गया, कि कोई अप्लायंस माल फंक्शन मतलब खराब हो गया और उसमें से करंट लीक करने लग गया, तो हमें करंट इतना ज्यादा ना लग जाए कि 220 का झटका लगे। ये अर्थ की वायर होती है, तो अगर करंट लगे वो इमीडिएटली अर्थ में चला जाए। अर्थ वायर ग्रीन, बचाने के लिए कि इतना झटका ना लगे कि बंदा मर ही जाए। फेटल मींस ऐसा करंट जिससे जान ही निकल जाए बंदे की, उतना ना लगे, थोड़ा सा झटका लगता है, हम हाथ पीछे कर लेते हैं। सो आपको सिर्फ अभी फेमिलियर होना है। लाइव वायर विच कैरीज ए वोल्टेज ऑफ 220, ब्लू और ब्लैक वायर विच इज न्यूट्रल वायर कैरीज ए पोटेंशियल मैम ऑफ तो 0। सबसे ज्यादा अर्थ वायर टू सेव अस फ्रॉम द करंट। मैम सबसे ज्यादा करंट किस वायर से लगता है फिर? ये लाइव से, लाइव वायर्स। बट हम इसको टच नहीं करते हैं ना नॉर्मल रूटीन में। आप कहाँ घर का मीटर खोलते हो, आप तो हाथ लगाते हो अप्लायंसेस को। अगर कोई अप्लायंस माल फंक्शन करे तो इमीडिएटली ये अर्थ वायर एक्शन में आ जाती है और हमें फेटल करंट से बचाती है, फेटल शॉक ना लगे, मर ना जाए बंदा करंट लगने से। इसका ये पर्पज। नेक्स्ट क्लासेस में ना, 11th क्लास में पूरे 5-6 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे पूरा यूनिट होता है। अभी तो आपको सिर्फ फेमिलियर करें कि ये चीजें रहती हैं। लाइव वायर ब्रिंग्स इन द करंट, हैज ए रेड और ब्राउन कलर। इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब इसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है, ये हमेशा फिक्स ही रहता है। अगर लाइव को ग्रीन कलर या ब्लैक कलर दे दें तो गड़बड़ हो जाए। तो ये हर घर में फिक्स है। जो भी लोग बिजली का काम सीखेंगे ना, उनको सबसे पहले ये 3 चीजें बताई जाएंगी कैसे करना। न्यूट्रल वायर थ्रू विच द करंट रिटर्न्स, इट इज ब्लू और ब्लैक, 0 पोटेंशियल पर। इन इंडिया वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। हमारे पीछे से जो हमारे डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है
उसमें 220 वोल्ट का करंट हमें दिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है। 0 पे हम न्यूट्रल वायर लगा देते हैं और हमारे सारे अप्लायंसेस को यही वोल्टेज मिलती है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। When appliances are in parallel, the potential difference remains the same. करंट अलग अलग, ये सपोज हमारी प्रेस है, कपड़े प्रेस करने ज्यादा करंट चाहिए तो वोल्टेज सेम रहेगी, रेजिस्टेंस कम कर देंगे, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ये हमारा सिर्फ मोबाइल का चार्जर है छोटा सा, इसमें कम करंट चाहिए तो इसको ज्यादा कर देंगे रेजिस्टेंस को, वोल्टेज सेम रहेगी, राइट। दैट इज व्हाई वी अप्लाई देम इन पैरेलल। एक फ्यूज वायर रहती है मीटर में, ऐसा फ्यूज होता है, कहते नहीं एमसीबी, ये गिर गया उठा दो दोबारा, ये आजकल आ गया, पहले फ्यूज उड़ जाता था, हम कहते फ्यूज उड़ गया। ये एक स्पेसिफिक एलॉय होता है, 2-3 मेटल्स को, आपको ना केमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे, 2-3 मेटल्स को मिक्स करके एक मटेरियल बनाते हैं, उसको एलॉय कहते हैं। जैसे स्टील है ना, स्टील एलॉय है, इसमें 2-3 मेटल्स मिक्स की हुई हैं, जबकि आयरन क्या है, आयरन मेटल है, सिल्वर मेटल है, ये मेटल्स है। एलॉय इज मिक्सचर ऑफ फ्यू मेटल्स। इसका मेल्टिंग पॉइंट ना लो रहता है, विद लो प्रिसाइज मेल्टिंग पॉइंट। जब पीछे से सडनली ज्यादा वोल्टेज आ जाए ना, सडनली हाई करंट फ्लोज, ये वायर गर्म होके मेल्ट हो जाती है और टूट जाती है, ब्लो हो जाती है, हम कहते हैं फ्यूज उड़ गया। आजकल इसको मॉडिफाई करके ये एमसीबी बना दी है, नीचे गिर जाता है, उससे क्या हुआ, सारा सर्किट ब्रेक हो गया। ये सीरीज में लगा है, ये फ्यूज उड़ जाएगा, सारे घर की लाइट चली जाएगी, सारा कुछ बंद हो जाएगा। इसको सीरीज में क्यों लगाया है, कि हम नहीं चाहते कि पीछे से सडनली, कई बार होता है ना वोल्टेज कम हो गई, आज वोल्टेज बड़ी तेज आ गई, कई बार आपके घर की लाइटें फ्लक्चुएट नहीं होती, कभी कभार बारिशों में, या कभी डिम हो जाती है बिल्कुल, कभी बहुत तेज चमक जाती। तो ये फ्यूज इसलिए लगाया गया सीरीज में कि बाई चांस पीछे से वोल्टेज एक्सीडेंटली ज्यादा आ जाए तो हमारे सारे अप्लायंस कहीं खराब ना हो जाए। जितने अप्लायंस इंडिया में बनते हैं वो इसी हिसाब से बनते हैं कि दे कैन टॉलरेट अप टू 220 वोल्ट्स। 220 वोल्ट तक ठीक है, उससे ज्यादा आएगी तो ये बचाएगा, ये खुद ही सर्किट को ब्रेक कर देगा, ये ब्रेक हो जाएगा, उड़ जाएगा, या एमसीबी गिर जाएगा, उससे क्या होगा, सारे घर की लाइटें बंद हो जाएंगी। बट हमें एक इंडिकेशन मिलेगी, फ्यूज उड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसको इलेक्ट्रिशियन को बुला के ठीक कराओ, ये नहीं कि इसको दोबारा जोड़ दो। पीछे से करंट अलग आया था या कोई अप्लायंस खराब था, कहीं ना कहीं सर्किट में कुछ गड़बड़ थी, तो ये फ्यूज ने बचाने के लिए क्या किया, अपनी कुर्बानी दे दी, खुद उड़ गया, खुद टूट गया, बट इसने बाकी सबको बचा लिया। ठीक है। सो फ्यूज वायर इज मेड ऑफ स्पेसिफिक अलॉय, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। जब सडनली हाई करंट आ जाए तो वायर गर्म होके मेल्ट हो जाती है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, सारे अप्लायंस बच जाते हैं। इट सैक्रिफाइसेस इटसेल्फ, सैक्रिफाइस ना, जैसे भगत सिंह ने किया बलिदान कि मेरा देश आजाद हो जाए, सारे लोग खुशी खुशी रह लें, ऐसे ये फ्यूज अपना बलिदान दे देते हैं कि सारे अप्लायंस ठीक ठाक रहे। अप्लायंस, आपका फ्रिज खराब ना हो, आपका टीवी खराब ना हो, कितने महंगे होते, ये कुछ 20-50 रुपए का होता है, दोबारा ठीक हो जाए। ठीक है। हमारे एक्सपेंसिव अप्लायंसेस को बचाने के लिए, घर में आग ना लग जाए, शॉर्ट सर्किटिंग ना हो जाए, वो उस सबको बचाने के लिए ये अपनी कुर्बानी दे देते हैं, ये खुद मेल्ट हो जाए फ्यूज। ठीक है। एंड फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं, ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल इस चैप्टर में हमने 2 या 3 ही फॉर्मूलाज किए हैं, उसी पे आपके सारे न्यूमेरिकल आएंगे। अब कौन कौन से किए हैं फॉर्मूलाज, मैं आपको सारा चैप्टर रिवाइज करवा देती हूँ क्विकली, 5 मिनट है मेरे पास। पहला फॉर्मूला हमने किया V इज इक्वल टू W/Q। कोई न्यूमेरिकल में आपने देखना है क्या कुछ दिया और क्या निकालना है, फिर ये फॉर्मूला भर के निकाल सकते।
पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क दिया हो सकता है। क्या दिया है हमें यूनिट से पता चल जाएगा। जूल्स इज द यूनिट ऑफ वर्क, कूलम इज फॉर चार्ज एंड वी इज फॉर वोल्ट इज फॉर पोटेंशियल। एक ये फॉर्मूला हमने किया। दूसरा क्या किया हमने, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज करंट एम्पियर्स, Q इज कूलम्स एंड T इज टाइम। फिर क्या किया हमने, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू वोल्टेज इज करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर हमने किया RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड 1 by RP इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। ये है, ये पूरा चैप्टर है। एज सच आपके दिया हुआ है, देयर इज नथिंग टू वरी के नोट्स पूरे चाहिए। नोट्स आपकी बुक में हैं सारे, सिर्फ अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश है। Okay. See you, teacher. ये देखो, जैसे वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम अपर टू लोअर डैम्स में, सिमिलरली करंट फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो। पोटेंशियल डिफरेंस पुश मिल गया। ड्राइव जो बह रहा है वो क्या है, चार्ज, और रेट ऑफ फ्लो इज कॉल्ड करंट एंड हिंडर्ड बाय, स्टॉप्ड बाय, ये रास्ते में रुकावटें, उसको बोल दिया रेजिस्टेंस, द ऑब्स्टिकल्स। सिंबॉलिक ब्रॉडली समझना है। पोटेंशियल डिफरेंस करंट को पुश करता है हायर से लोअर की तरफ। रेट ऑफ फ्लो, कितनी फास्ट वो चार्ज फ्लो करता है, उसको हम करंट कह देते हैं। ओम्स लॉ सेज V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे V इज पोटेंशियल, I इज फ्लो, R इज ऑब्स्टिकल, रेजिस्टेंस, रुकावट। ये पूरा चैप्टर है, 3-4 फॉर्मूले हैं, सिंपल है। सारे क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्लास में हम मुझे डिस्कस करना है आपके उधर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि क्या करवाना है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है या जो 2 चैप्टर हुए हैं उनके डाउट्स वगैरह क्लियर करना है। आपको अभी तो मिल गई ना बुक में पहले वाली मोशन वाली, लॉज ऑफ मोशन वाली न्यूमेरिकल्स की वर्कशीट? यस मैम। कितने बच्चों ने की है? अभी तक की नहीं है मैम। बेटे उसको जब तक करोगे नहीं ना, पता नहीं चलेगा आपको कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। एक तो आपको अपनी बुक वाले सारे न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड। दूसरा जो मैंने वर्कशीट दी है वो करनी है। सिमिलरली इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड। फिर मैं आपको वर्कशीट इसकी भी दे दूंगी। अगर आप जब तक करोगे नहीं तो आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आपका आंसर नहीं मैच करता तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ या मैं सॉल्व करके उसको डाल सकती हूँ ग्रुप में, सो दैट यू कैन सी। बट उसको इकट्ठा करी जाएंगे, पेपर वाले दिन पढ़ लेंगे, फिर नहीं होगा। उसको अभी करो सॉल्व। ओके मैम। आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं? एनीथिंग एल्स? नो मैम। No, ma'am. कितने लोग हो? 13। पहले से ही छोड़ जाते हैं। चलो ठीक है बेटा, इट्स ओके। कोई डाउट हो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके मैम, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।